हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने साइंस में पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। तो ध्यान से इसको देखेंगे, इस चैप्टर को ध्यान से करेंगे और थोड़ा धीमे धीमे साइंस का सिलेबस लेके चलेंगे, पर अच्छे से पढ़ते हुए करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इसका बच ना पाए। धीमे करेंगे पर बेटर करेंगे, और यही आपको भी करना है। जो भी पढ़ाई कीजिए धीमा कीजिए पर अच्छा कीजिए। शुरू से ही अपने जो पढ़ाई का टाइम टेबल है उसको सेट कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, और लगातार उसको पढ़िए। फिर चाहे हर रोज़ उतना ही घंटे आपको पढ़ना है। अगर आपने दिन का 3 या 4 घंटे का शेड्यूल बनाया हुआ है तो आपको 3 या 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने, चाहे फिर आंधी आए तूफान आए या दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी आपको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो आपको शेड्यूल को सेट करके ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तभी आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो। जब आप अपने गोल को लेके एकदम सीरियस होके पढ़ाई करोगे तब। और गोल कभी कभी बच्चों का क्या होता है सीन कि एक दिन पढ़ लिया, खूब मोटिवेट हो गए, मैंने बताया बच्चों को कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, 1-2 दिन पढ़ा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और यही साइकिल भी होती है मोटिवेशन की। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो मोटिवेशन जो साइकिल होती है वो यही होती है कि हमने एक बार मोटिवेट हुए, 3-4 दिन तक वो चला, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो हमारा ख़त्म हो जाता है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, फिर से हम पुराने डर्रे पे ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। तो आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए क्या कीजिए, अपना जो एम है या अपना जो गोल है उसको अपने जहाँ पे आप सोते हो उसके सामने ही चिपका के रख देना है। इससे क्या होगा, आप जब भी कभी सुबह सुबह उठोगे तो सामने जो पैर के सामने का जो स्पेस होता है वहाँ पे सबसे पहले हमारी नज़र जाती है। तो आपको सबसे पहले वो आपका जो गोल है वो नज़र आएगा, तो आप हमेशा उसको लेकर के हमेशा सीरियस रहोगे। तो आपको करना क्या है कि अपने गोल को, कि हमें कितना लाना है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एम है कि 95% लाना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में 95% का एम लगा करके चिपका दो सामने बड़ा सा। और अगर आपको और कोई आपका गोल है, जैसे नीट का हो गया या IIT का हो गया, तो आपको वो लगा देना है, या आपको फ्यूचर में जो बनना है उसके लिए आपको कितने घंटे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप सामने लगा दो, ताकि आप उससे मोटिवेट होते रहो। किसी और से मोटिवेशन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मोटिवेशन में हर बार लोग वही चीज़ें बताते हैं जो आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को सीरियस लेके और अपने फ्यूचर को आगे देखते हुए चलिए। आज क्या होता है, हम लोग आज के लिए अपने बारे में इस पल के सोचती है, इस पल के बारे में सोचने के चक्कर में क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो आपको हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हम जब फ्यूचर में ये बन जाएंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि फिर आप भी बोर हो जाओगे सारी चीज़ें सुन के। तो चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो हमें जो स्टार्ट करना है इस क्लास में, वो स्टार्ट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अपक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अपक्रिया, पहली बात तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी इंग्लिश और हिंदी पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि टीचर कहीं कहीं स्कूलों में ठीक से हिंदी नहीं पढ़ा पाते, तो आपको उस चीज़ों का इंग्लिश पता होगा तो आपको हेल्पफुल होगा ये आगे भी, क्योंकि साइंस इंग्लिश में भी पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप भी जानोगे आगे जब आप पढ़ोगे तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करो, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कभी आप नीट वगैरह का भी पेपर दोगे तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि जब हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आसान जो होता है वो दोनों लैंग्वेज में, कोई क्वेश्चन किसी लैंग्वेज में आसान होता है, कोई किसी लैंग्वेज में आसान होता है। तो हमें क्या करना है कि दोनों लैंग्वेज को हल्का हल्का समझ लेना है, ताकि दोनों में हेल्पफुल हो। बाकी आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में ज़्यादा ध्यान देना। तो मैं शुरू करता हूँ। हमें स्टार्ट करना है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी विस्थापन अपक्रिया। देखिए, विस्थापन अपक्रिया को हम नॉर्मल अपनी
जो जिंदगी है इसमें जो हम लोग देखते हैं उसी से हम सीख सकते हैं। डिस्प्लेस करना मतलब हटा देना। मतलब सपोज करो कि एक क्लास है, एक क्लास में चेयर भरी हुई हैं और जितनी चेयर है उन सब पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है और सारी चेयर पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है और कोई और बच्चा आता है जो कि ज़्यादा ताकती होता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने से कम ताकती वाले बच्चे को उसकी चेयर से उठा के बाहर फेंक देगा और खुद आके बैठ जाएगा। मतलब उसको, जो उससे वीकर बच्चा था, जो उससे कमज़ोर बच्चा था, उसने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। सिंपल सा एग्जांपल एक और ले सकते हो, आप लोग पिक्चर देखते हो या मूवी देखते हो, उसमें क्या होता है कि हीरो हीरोइन है मान लो और विलेन की एंट्री होती है, विलेन आता है, हीरोइन को लेके भाग जाता है और हीरो अकेला रह जाता है। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो आएगा और लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को उठा के बाहर फेंक देगा और खुद आके बैठ जाएगा कंपाउंड में। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ सीखते हैं और समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से। तो जैसे हमारा हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया, इसको जब इसमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है इसमें जब हम आयरन को डालते हैं, आयरन नील्स को, यानी कि जब हम ब्लेड को डाल दें या कुछ लोहे की कील को डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, ये कॉपर जो होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, मतलब कमजोर है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ये लेस रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील धातु है ये। अब ये कम क्रियाशील अगर ये धातु है तो आयरन जब आया तो जो आयरन है हमारा, आयरन जो है ज्यादा क्रियाशील धातु है, मोर रिएक्टिव मेटल है। और ये आयरन क्या करेगा, यानी ये हीरो हीरोइन एक साथ है, खुशी खुशी रह रहे हैं, पर इसी समय होती है विलन की एंट्री और ये विलन ज्यादा पावरफुल है हीरो से, तो इसने इस हीरो को उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया बाहर और खुद क्या हो गया, हीरो के साथ, हीरोइन के साथ भाई सेटल डाउन हो गया, यानी Fe जुड़ गया SO4 के साथ और अब हीरो बेचारा अकेले किनारे पे क्या कर रहा है, रो रहा है। तो ये सीन है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें क्या होता क्या है, इसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाता है, किससे ज्यादा, किससे, मोर रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब कम क्रियाशील धातु का यौगिक है तो उस कम क्रियाशील धातु के यौगिक से जो अधिक क्रियाशील धातु है उसको डिस्प्लेस कर देगी उसके जगह से। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लेस रिएक्टिव मेटल is displaced by the more reactive metals from its compound। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विलन ने हीरो को हरा के बाहर फेंक दिया और खुद जाके बैठ गया हीरोइन के साथ और यहां पे बन गया क्या, आयरन सल्फेट। और इसी आयरन सल्फेट जब बन जाएगा तो जो पहले सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर में था वो हल्का अब ग्रीन कलर में हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा। और जो आयरन की जो नेल डाली थी आपने वो अब क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, भूरे कलर की हो जाएगी। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में ये करके भी दिखाया गया है कि एक ऐसे सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक लोहे की जो कील है, एक लोहे की कील को ऐसे डालते हैं, डालने के बाद जो दूसरा सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें क्या हो गया, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया और जो आयरन की नेल है उसका भी कलर चेंज हो गया। और आपको हो सकता है कभी आप लैब में जाओगे, जब आपके टीचर लेके जाएंगे तो आपको लैब में ले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, प्रयोग करके आपको जरूर दिखाएंगे।
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके उसमें आयरन नेल को डालेंगे। पर बहुत सारे ऐसे स्कूल में जिसमें क्या है कि लैब वगैरह में नहीं ले जाते, तो आप अगर ऐसा नहीं ले जाते तो आपको एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है। पर बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे टीचर ले जाना चाहते हैं, पर वहाँ के बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि जैसे ही उनको लैब में ले जाओ तो उनके अंदर का जो साइंटिस्ट होता है वो पूरा जाग जाता है, अचानक से वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। और बच्चे हैं, बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, आपको भी पता है। कई विद्वान लोगों ने बोला कि बच्चे वैज्ञानिक होता है, और वो वैज्ञानिक तब जगता है जब वो लैब में पहुंचते हैं ना 10th के क्लास में या 9th क्लास में जब लैब में पहुंचते हैं पहली बार, तो साइंटिस्ट बनते हैं तुरंत। और जो भी पूरा केमिकल होता है वो पूरा केमिकल को मिला के क्या करने लग जाते हैं, चेक करने लग जाते हैं। कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, तो कभी कभी हार्म भी हो जाता है बच्चों को। इसीलिए जो टीचर हैं डरते हैं, और डरने के चक्कर में वो लेके नहीं जाते लैब में, क्योंकि अगर केमिस्ट्री के लैब में ले जाएंगे तो बहुत सारे एसिड वगैरह रखे होते हैं, और बच्चे ऐसे बन जाते हैं भाई, वो तो बिल्कुल बन जाएंगे साइंटिस्ट नासा के। और वो सारी चीज़ें उठा के एक एक डाल के फिर एक मिक्सचर बनाएंगे, उस मिक्सचर को देखेंगे कि क्या बना, और फिर उसको लेके जाएंगे सब जगह घुमाएंगे कि देखो मैंने तो ये बना दिया, वो बना दिया। तो आप जब भी लैब में जाते हो तो थोड़ा ध्यान से सारी चीज़ें आपको करनी है। और लैब में अगर आप सही से रहोगे, डिसिप्लिन से रहोगे, तो टीचर आपको ज़रूर ले जाएगा और एक्सपेरिमेंट कराएगा। एक्सपेरिमेंट करना भी आपको लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे वो ज़्यादा बेटर होता है, मोर देन आप जब किसी भी चीज़ को रटते हो तब। आप अगर सामने करके देखोगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, और ज़िंदगी भर वो चीज़ें आपको आपके दिमाग में सेट रहती हैं। तो जब भी लैब में जाओ, अगर जाते हो तो केयरफुली जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, और बढ़िया से उसको नोट डाउन वगैरह करो, और उसमें कुछ लापरवाही मत करो, वरना हार्म आपको ही होता है। क्योंकि एसिड होते हैं, बहुत तेज़ होता है, वो आपके स्किन को भी जला सकता है, कपड़े को भी जला सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नुकसान भी कर सकता है। तो ध्यान से सारी चीज़ें आपको करनी है। चलिए देखिए, अगर हम देखते हैं इसमें कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। आयरन जो होता है वो कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट। और इसी की वजह से जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जरा इसमें ध्यान से एक चीज देखिएगा, यहाँ पे केवल एक मेटल है जो दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। एक ही बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है इसमें, एक ही मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। एक ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा, और वहां पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा और बोलेगा भाई ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, तो आपको माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तभी आप उसको कर पाओगे। तो यहाँ पर जो एक बार मेटल जो होता है वो दूसरे मेटल को एक बारी में क्या करता है, हटाता है, और अपना खुद जाके वहाँ पे वो धातु जाके बैठ जाती है। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। अब इसमें ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि एक्टिविटी सीरीज याद करना कि भाई क्या कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। तो अगर हम एक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो हमारी एक्टिविटी सीरीज में K है, मतलब पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, फिर Na आएगा, उसके बाद हमारा आता है Ca, उसके बाद हमारा आता है MgAl, और फिर आता है हमारा Zn, MgAl Zn, और फिर आता है हमारा Fe। Fe के बाद जो आता है हमारा वो आता है Pb, और Pb के बाद जो आता है हमारा वो आता है H के बाद आता है कॉपर यानी Cu ज़्यादा होता है Hg से, और Hg ज़्यादा होता है Ag से, और Ag ज़्यादा होता है Au से। यानी इसमें जो होगा, इसमें पोटेशियम का जो एक्टिवेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सक्रिय ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्टिव होगा पोटेशियम। उसके बाद हमारा सोडियम आता है,
फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर लेड आता है आपका, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Ku। अब जरा ध्यान से देखिएगा, शुरू में जो आपका ये लिखा है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि अगर इसे हम रूम टेम्परेचर में भी रख दें तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इसको क्या करते हैं हम, या केरोसिन ऑयल में या तो इसको डुबा के रखते हैं या फिर इसको पैराफिन मोम में डुबा के जमा के रखते हैं। तो हमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या कारण है कि पोटेशियम और सोडियम को हम पैराफिन मोम में या केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पोटेशियम और सोडियम, देखिए आप भी, आपके सामने ये एक्टिवेशन सीरीज, इसको याद करने का कुछ ना कुछ तरीका मैं निकाल लूंगा, वो आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो पोटेशियम और सोडियम के जो ये इसकी एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के जैसे ही कांटेक्ट में जाएगा, ये इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि तुरंत ही क्या कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। इसीलिए इनको एक्टिवेशन ऑक्सीजन से बचा के रखने के लिए इनको या तो केरोसिन ऑयल में डुबा के रख देंगे या फिर इनको पैराफिन मोम में दबा के रख देंगे। इससे क्या होगा, ये सुरक्षित रहते हैं। तो जैसे ये रही आपकी एक्टिवेशन सीरीज, और ये सीरीज जो होती है वो आपको मिलेगी चैप्टर 3 के लास्ट 3-4 पेज के पहले ही कॉर्नर में बना हुआ है, इस साइड में ऐसा कॉर्नर में बना हुआ है, एक्टिवेशन सीरीज है जिसे सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगली रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को हम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें की पॉइंट क्या होते हैं, इसकी मेन पॉइंट क्या है, आयन एक्सचेंज होता है इसका। इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज मतलब आयन का एक्सचेंज मतलब अदला बदली होगा, एक्सचेंज होगा आयंस का अदला बदली होगा, यही की पॉइंट है इसका। मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद करते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो होगा Na2SO4 प्लस में BaCl2 गिब्स से पहले अगर हम इसको देखते हैं तो जो Na2SO4 है ये होता है सोडियम सल्फेट, और जब ये टूटता है तो 2Na प्लस बनाता है। जितना ही पॉजिटिव आयन होता है उतना ही नेगेटिव आयन होता है। तो SO4 क्या होगा, SO4 भी 2 माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ 2 प्लस है, तो SO4 भी 2 माइनस का बनेगा। BaCl2 में Ba प्लस 2 बनाता है और Cl2 में 2Cl माइनस। इसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा, मतलब इसका जो पॉजिटिव आयन था वो एक्सचेंज हो गया इसके नेगेटिव वाले के साथ, और इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो एक्सचेंज हो गया इसके नेगेटिव के साथ। और ये जो दोनों मिल गए तो इनका बना भाई क्या, BaSO4, और प्लस में ये दोनों जब मिल गए तो ये क्या बन गया, 2NaCl। जरा ध्यान से, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक पिक्चर है, उसमें 2 हीरो हीरोइन है, 2 जोड़े हैं हीरो हीरोइन के। ये दोनों हीरो हीरोइन है और ये दोनों हीरो हीरोइन है। इन दोनों में पटरी नहीं खा रही हुई, मतलब दोनों लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं। तो इसका हीरो इसकी हीरोइन को लेके भाग गया और इसका हीरो इसकी हीरोइन के साथ भाग गया। तो ये दोनों जो बने, इसमें जो एक्सचेंज हुआ है दोनों लोग के बीच में, इसी एक्सचेंज का नाम होता है आयन एक्सचेंज, यानी आयन का विस्थापन हुआ। यहाँ पे आयन का विस्थापन हुआ है या अदला बदली हो गया आयंस का, इसका धनायन इसके ऋणायन को और इसका धनायन इसके ऋणायन को। और क्या बना, ये
ये हो गया बेरियम सल्फेट और दूसरा NaCl, ये तो आपका सॉल्ट है, ठीक है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ 2 बार हुआ है, मतलब एक बार तो इसने डिस्प्लेस कर दिया इसको और खुद जाके इसके साथ बैठ गया, दूसरा इसने डिस्प्लेस किया है इसको और खुद इसके साथ आके बैठ गया। मतलब ये हीरो, ये हीरोइन था, ये हीरो और ये हीरोइन था। फिर से देखिए, ये हीरो और ये हीरोइन और ये हीरो और ये हीरोइन, मतलब इसमें इसका हीरो इसके हीरो को डिस्प्लेस करके इसके हीरोइन के साथ अपना सेटल हो गया और इसमें इसका हीरो इसके हीरो को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके खुद इसके साथ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पर अगर हमें इसमें आपको अंतर देखना है तो इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, जबकि इससे पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था इसमें सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था। एक हीरो और हीरोइन है, इसको विलन ने क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था, तो एक विलन ने एक हीरो को डिस्प्लेस किया था। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होता है जब, तो इसका नाम होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखा और FeSO4 का सॉल्यूशन देखा। अब इसके बाद आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, तो हमें याद रखना है कि दोनों में अंतर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।